मैं जनपद उन्नाव में यहाँ पर परिवार न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश कक्ष संख्या 2 में कार्य कर रही हूँ और कार्य संपादित करते समय मैंने धारा 9 हिंदू विवाद अधिनियम के कई प्रकरणों को निपटाया है। अब जो इस समय हम मीडिएशन करते हैं या ट्रायल में जिन मामलों को सुन रहे हैं उनसे बेसिकली ये निकल कर आया है कि जिन मामलों में सुलह होनी है दोनों पति पत्नी के मध्य, धारा 9 का वाद आते ही धारा 9 का मेन उद्देश्य है कि वैवाहिक संबंधों के पुनर्स्थापन का वाद इसमें आता है और इसे पति या पत्नी में से कोई भी ला सकता है। अगर वो हिंदू हैं, हिंदू विवाद नियम के तहत धारा 9 में वाद ला सकते हैं और उसका आधार यही रहता है कि कोई भी पक्षकार, वादी या प्रतिवादी, मतलब पति या पत्नी में से कोई भी बिना किसी कारण से दूसरे का परित्याग करता है तो उसके लिए वाद आ सकता है। इसमें ज़्यादातर अभी जो आ रहे हैं केसेस उनमें तो जो इनिशियली लाते हैं ऑनेस्टली जो रियल ग्राउंड रहता है उनमें तो काउंसलिंग के तहत मीडिएशन में ज़्यादातर मामले सुलझ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद पत्नी आती है जैसे ही और हम 2-3 सेटिंग मीडिएशन में कराते हैं तो हो जाते हैं सेटल। पर अगर ऐसा केस है जो सिर्फ बचाव के लिए आया है, जो कि अब ज़्यादातर 80 से 90% केसेस में मैं देख रही हूँ कि पति केस धारा 9 में लाता है और फिर या तो उसको जैसे ही पत्नी उसमें धारा 24 इंटरिम मेंटेनेंस हिंदू विवाद नियम के तहत लाती है एप्लीकेशन, वैसे ही वो एब्सेंट हो जाता है और फिर वो हमें डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है। या कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें हम धारा 9 के तहत जैसे ही मध्यस्थता कराते हैं तो पति जो कि धारा 9 का केस लाया है अपनी पत्नी को ले जाने के लिए, वो खुद ही मीडिएशन में ये कह रहा है कि मैं इसे साथ नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मुझे इससे जान का खतरा है। इसका मतलब वो ये है कि वो धारा 9 का उसका आशय पत्नी को साथ ले जाने का कभी था ही नहीं। पर कई बार मैं फिर भी यही कहूँगी कि 10 से 20% मामलों में सुलह आसानी से हो जाती है। वो सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि हम एक सिर्फ प्लेटफॉर्म उन्हें देते हैं, एक बात करने का एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण जिसमें हम एक दूसरे से बात कराते हैं। बस इस वजह से वो निपट जाते हैं और उनका शुरू से आशय एक साथ रहने का ही लगभग रहता है। बस हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि संबंध ऐसा है कि ये रोज़ रोज़ नहीं बनाया जा सकता है और ये बेसिक स्ट्रक्चर है समाज का कि विवाह तो एक बार होता है, बार बार करने का कोई मतलब ही नहीं है और इसमें दोनों परिवार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और वो कई बार उनके बच्चे रहते हैं या परिवारीजन भी, तो वो सहयोग करते हैं। पर जिनका आशय शुरू से ही नहीं होता एक साथ रहने का या जाने का, तो वो किसी ना किसी तरह से उसे बस ग्राउंड के रूप में लाते हैं कि 1 साल की डिक्री हो जाएगी तो तलाक का केस ले आएंगे उस बेसिस पर, और या फिर वो अपना धारा 9 ले आएंगे कि बिना उचित कारण के महिला अलग रह रही है, एक्स पार्टी डिक्री करा लिया और फिर जब महिला ने कभी 125 किया है पहले से या करने वाली है तो उसमें उसको ग्राउंड देते हैं कि हमने तो धारा 9 में बुलाने का किया है और ये खुद ही बिना किसी कारण से हमसे अलग रह रही हैं, तो जब कारण ही अलग रहने का नहीं है तो हम इन्हें मेंटेनेंस क्यों दें। एक तो इस तरह से डिफेंस लेते हैं उसका और दूसरा तलाक का आधार बनाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इन सभी बातों के रहते हुए भी मीडिएशन के लिए ये बहुत ही अच्छा। अभी मैं एक प्रकरण आपको बताऊं कि धारा 9 का कल एक केस सुन रही थी तो उसमें मैंने पूछा कि क्या उसमें धारा 13 भी पेंडिंग था और भी केसेस थे। तो धारा 9 का केस पति लाया था तो पत्नी ने 125 एक तो आपका भरण पोषण का केस कर दिया और एक दहेज का केस कर दिया। जब मीडिएशन हम करा रहे थे तो उसमें बात निकल के आई कि पत्नी ने केस इसलिए कर दिए हैं क्योंकि पति ने धारा 9 का एक केस कर दिया था और उनके वकील साहब ने एडवाइस दी कि पति ने जब तुम्हारे पे केस कर दिया तो तुम भी ये 2 केसेस कर दो। मतलब वो उस बात को जान ही नहीं रही थी कि मैं ये 2 केसेस किस लिए ले जा रही हूँ, क्योंकि पति ने मेरे ऊपर एक केस किया तो मैं भी 2 केस कर दूँ, बस उसे ये समझ में आ रहा था। पर उनमें से एक केस तलाक का भी था
और एक केस आपका ये भरण पोषण का था। और जब हम बात कर रहे थे उससे तो वो निकल कर आया कि वो तलाक तो लेना ही नहीं चाहती है उससे, बस वो उसके बर्ताव को लेकर विक्षुब्ध थी, जिसको लेकर कई बातें जब आप मीडिएशन करते हैं तो निकल कर आती हैं। तो उसे हम कभी कभी सॉल्व करने में बहुत बार कई सेटिंग करने में भी लोग अच्छे से एक दूसरे से कई जो भी अंदर की बातें होती हैं निकल कर आती हैं तो वो रिजॉल्व हो जाती हैं। तो अगर हमारे पास 100 मामले में 20 मामले भी निस्तारित हम इस तरह से कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी किसी लीगल फील्ड के व्यक्ति से कोई ऐसा पक्षकार राय लेने जाता है कि पत्नी ने मुझ पर ये केस कर दिया है या पति ने मेरे पे ये केस कर दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो नो डाउट सबसे पहले आप उसमें मीडिएशन में जा सकते हैं या अपेयर होके अपनी चीज़ों को उसी में रख सकते हैं, ना कि हम उस पर 4 केसेस और करते हैं। जब तक हमारे पास कोई विक्षुब्धता का आधार नहीं है या रियली हम उस रिलीफ को नहीं चाहते, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये मैरिज इस समय क्यों टूट रही है ज़्यादा, क्या कारण है इनका? मैरिज टूटने का सबसे बड़ा कारण अवेयरनेस ही है और इसके साथ ही ज़ीरो टॉलरेबिलिटी है। लोगों के ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, शादी तक इतना दिखावा और वो सारी चीज़ें रहती हैं, अप टू मार्क आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती हैं। शादी के समय आप एक दूसरे को सही बात नहीं बताते हैं और बताते कुछ और है निकलता कुछ और। हेलो सर, हमारा प्रोग्राम चल रहा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। इस पर हम लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं और आप फैमिली कोर्ट में बैठने वाले स्पेशल गेस्ट हैं और आपको पता होगा कि फैमिली कोर्ट में किस तरह के केसेस आते हैं और क्या रीज़न होता है हस्बैंड वाइफ का। तो इसी में सर आपका मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक शादी क्या होती है? शादी मुख्यतः समर्पण का नाम होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ के प्रति और वाइफ हस्बैंड के प्रति विभिन्न दायित्वों को लेकर के समर्पण होता है, जिसमें एक दूसरे की भावनाओं को भी ध्यान रखना पड़ता है और एक दूसरे के परिवार को भी समझना होता है, तभी शादी सकुशल चलती है। ये देखा जाए कि शादी जो होती है सामाजिक बंधनों के दायित्वों का निर्वहन करने का ही नाम है। आपके हिसाब से शादी की एज क्या होती है? मेरे हिसाब से तो शादी की एज जो समय होना चाहिए एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझने के लिए, जिन भावनाओं में होता है, शादी की मुख्य एज जो होती है वो 18 से लेकर के 21 तक की होती है, पर कानून ने 18 के लेकर के 21 से 24 कर रखी है। खास बात यह है कि जो एज बढ़ाई गई है वो शिक्षा को लेकर के बढ़ाई गई है ताकि दोनों लोग, लड़का और लड़की, शिक्षित हो सके और अपने अपने दायित्वों का विधि अच्छी तरीके से जानकारी हो सके कि हमको आगे क्या हो सकता है, क्या करना होगा भविष्य को लेकर के। लेकिन जब शादी का मुख्य धारा आती है वो एज निकल चुकी होती है, जब रिश्ते मजबूत होते हैं वो उम्र निकल चुकी होती है, शादी बाद में होती है। इस वजह से शादी में बिखराव ज़्यादा आ जाता है। आपके हिसाब से शादी में पति पत्नी का क्या रोल होता है? पति पत्नी का अहम रोल है, एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखना होता है शादी को लेकर के। शादी बिन दायित्वों का ही निर्वहन है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर अपने अपने निजी संबंध हो। सकुशल प्रेम पूर्वक निर्वहन करना ही शादी का नाम है। मन में शादी के प्रति लोग क्या भावनाएं रखे हैं, कैसी होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक दूसरे जब विवाह बंधन में, लड़की और लड़का विवाह बंधन में बंधता है, इसी को शादी कहा जाता है। दायित्वों का निर्वहन होता है, एक दूसरे को समझने के लिए जो समय चाहिए वो भी दिया जाता है, यही एक शादी है। एक शादी में परिवार की क्या भूमिका होती है? परिवार की भूमिका शादी में हो या शिक्षा को लेकर के हो, परिवार की अहम भूमिका होती है, क्योंकि परिवार को ही कहा गया है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है। जैसा परिवार से वातावरण होगा, जैसा माहौल होगा, बच्चा उसी के अनुसार अपने मन में, अपने स्वभाव में, अपने बर्ताव में वो चीज़ें ग्रहण करेगा। अगर शिक्षित परिवार है
तो बच्चा शिक्षा को ज़्यादा महत्व देगा। अगर बिजनेस वाला परिवार है तो बिजनेस को महत्व देगा। परिवार की अहम भूमिका होती है शादी को लेकर। सर, शादी को हम किस तरह बचा सकते हैं? शादी बचाने के लिए बहुत से रीज़न होते हैं। पहला तो रीज़न ये होता है कि शादी में मुख्य कारण देखा जाए कि क्यों दोनों में टकराव हुआ है। टकराव छोटी छोटी बातों को लेकर होता है। कभी हस्बैंड घर पहुंचा और उसको पानी नहीं मिला तो उसमें उसका ईगो हर्ट हो गया, या पत्नी को बाजार ले जाने के लिए हस्बैंड को समय नहीं मिला तो उसमें उसका ईगो हर्ट हो गया। ये ईगो का एक किनारे रख दिया जाए और दोनों की भावनाओं को समझा जाए। सबसे प्रमुख बात यही होती है शादी को समझने के लिए और बिखरने के लिए। किन्हीं कारणों बस अगर दोनों में छोटा सा विवाद हो जाता है तो वो को आपस में ही बैठ कर के सुलझा लिया जाए, समझाया जाए कि भाई हम इस कारण से नहीं आ पाए हैं या इस कारण से हम ये हो गया है, उस कारण को विधिवत उसको समझा दिया जाए तो वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर उसको अपने मन में बना लिया जाएगा या ईगो में ठान लिया जाएगा कि हम देर से आए तो आए क्या हुआ, या नहीं आए तो उन्हें पानी नहीं दिया, तो ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती हैं और विवाद बढ़ता चला जाता है। छोटी सी बात को बढ़ने न दिया जाए, आपस में ही बैठ के सुलझा लिया जाए, शादी में बिखराव कभी नहीं हो पाएगा। एक रिश्ते को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? सबसे ज़्यादा अहम बात होती है रिश्ते को समझने के लिए जो समय दिया जाता है। किसी भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, ख़ास तौर से पति पत्नी का रिश्ता होता है। एक महिला शादी के बंधन में बंध के दूसरे परिवार में गई है, लड़की किस माहौल में ढली है, पढ़ी है, बड़ी हुई है, और फिर जहाँ शादी होकर के गई है वहाँ का माहौल कैसा है, उसको समझने के लिए समय चाहिए। आज के वर्तमान समय में लड़का हो या लड़की एक दूसरे को समझने के लिए समय कम देते हैं और मोबाइल में ज़्यादा टाइम दे देते हैं। जो एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए, स्पेंड करने के लिए समय चाहिए, वो समय उनको नहीं मिल पाता है। समय बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को समझने के लिए। इसमें परिवार को भी थोड़ा सा मदद करनी चाहिए। अगर किन्हीं बातों में टकराव हुआ है तो उनको समझने के लिए समय देना चाहिए, यानी दबा देना चाहिए अगर थोड़ी बहुत गलती अगर लड़की से अगर बात हुई है तो उसमें उनको हवा नहीं देनी चाहिए। आपका मैटर है, आपका पर्सनल मैटर है, पति पत्नी का निजी मामला है, आप दोनों ही समझिए, किसी तीसरे को इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। आपका जो कहना है वो काफी हद तक लोग फॉलो करते हैं कि नहीं साहब शादी हुई है तो चूड़ी भी पहननी चाहिए, नहीं साहब बिछिया भी पहननी चाहिए, मंगलसूत्र भी पहनना चाहिए, बिंदी भी लगानी चाहिए और सिंदूर भी भरना चाहिए। करना चाहिए, ये शादी की एक निशानी है। बट शादी में ऐसा नहीं कि तुमने शादी कर ली, तुमने हाय या किया कि नहीं। अरे अस्पताल में थोड़ी आदमी करके बैठेगा। पति पत्नी अच्छे और बुरे दोनों समय के लिए है। जब ऑफकोर्स पत्नी घूमने जाएगी तो ऑफकोर्स आपके लिए पहनेगी, पर डंडा मार के जब पहनाएंगे, साहब ये 21st सेंचुरी है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आ गया था, तो जबरन नहीं। हाँ, ये शादी की निशानियां हैं कि यस चूड़ी पहनेगी तो अपने पति के लिए ऑफ कोर्स एक इमोशंस पैदा होते हैं। हाँ, अगर हम लोग बात करें कुछ मेडिकल टर्म्स में, तो कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे बिछिया जब पहनी जाती है तो फीमेल्स में कुछ जनरली प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए उस जगह प्रेशर आता है। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक मूवी में था कि लड़की बाएं हाथ में अंगूठी पहनती है, लड़का दाहिने हाथ में अंगूठी पहनता है और रिंग फिंगर में। आप एक बात जानते हैं कि रिंग फिंगर की वो नस सीधे आपके दिल और दिमाग पर असर डालती है, इसलिए वो रिंग सेरेमनी बनाई गई थी। अब ये नहीं है कि रिंग सेरेमनी नहीं हुई तो शादी नहीं चल पाएगी। अरे जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा, राइट? सो आज की डेट में रिश्ते सामंजस्य से चलेंगे, रिश्ते विश्वास पर चलेंगे और रिश्ते अल्टीमेटली प्यार से चलेंगे। नफरत पैदा अगर हो रही है रिश्ते में, समय दीजिए अपने रिश्ते को। कुछ दिन के लिए बाहर घूमने जाएं, किसी हिल स्टेशन पे जाएं, कहीं नहीं जा सकते हैं, पति पत्नी साथ बाजार जाएं, भेलपूरी खा सकते हैं, पानी के बताशे खा सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां मिलती हैं। जरूरी नहीं है कि पिज्जा ऑर्डर होगा जोमेटो से तभी हमें मजा आएगा।
एक बार ट्राई करिए, ट्राई करने में क्या जाता है, कौन से पैसे लग रहे हैं, रिश्ता भी अपना है। नहीं बतासे पसंद आएंगे मीठे तो ऑफ कोर्स कड़वे भी खिला दिए जाएंगे, वो नहीं पसंद आएगा तो फिर चलिए चलते हैं और कहीं ठग्गू के लड्डू खाए जा सकते हैं या बदनाम कुल्फी खाए जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं अशोक श्रीवास्तव एडवोकेट सिविल कोर्ट कानपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 38 वर्षों से सिविल कोर्ट कानपुर में मैं लगातार सिविल, रेवेन्यू, अर्बन सीलिंग आदि के मामलों में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, क्या आपके हिसाब से लड़के की कमजोर आर्थिक स्थिति का वैवाहिक जीवन पे क्या असर होता है सर? लड़के की कमजोर आर्थिक स्थिति वैवाहिक जीवन पर निश्चित रूप से असर डालती है। ऐसे लोगों को जब उनका विवाह तय होता है तो उस समय लड़की पक्ष को और स्वयं लड़के को और लड़के के माता पिता को, तीनों को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या इस लड़के के द्वारा अपनी पत्नी का खर्चा उठाया जा सकेगा। यदि ये संभव नहीं हो पा रहा है तो या सबसे पहले उस लड़के के लिए कुछ जीवन यापन की सही व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही उसका विवाह करना चाहिए। और निश्चित रूप से जब आर्थिक समस्या रहेगी तो न तो लड़की खुश रह सकेगी, न वो लड़का उसको खुश रख सकेगा। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जो आजकल नई जनरेशन, नई पीढ़ी आ रही है, तो उनको आप सर क्या सजेशन देना चाहेंगे उनकी शादी के लिए और जो दिक्कतें जुड़ी होती है शादी को लेके? नई पीढ़ी में सबसे पहले तो हम लड़कियों को ये सजेशन देना चाहेंगे कि आप जब अपनी शादी करने चलती हैं तो आप देखिए कि जिस लड़के से आप शादी करने जा रहे हैं उसका भविष्य सुरक्षित है या नहीं। जरूरी नहीं कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो, इनकम अच्छी हो। यदि उसके पास पैतृक संपत्तियां हैं और उसका फ्यूचर निकट भविष्य में, अभी मान लीजिए अर्निंग नहीं कर रहा है लेकिन मान लीजिए पढ़ाई कर रहा है और फ्यूचर में उसका लगता है कि हाँ इसका फ्यूचर ब्राइट है और आप भी क्षमतावान हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लड़के से शादी करिए और अपना भी भविष्य बनाइए, उसका भी भविष्य सुधारिए, पूरा सहयोग कीजिए। लड़कियां जब अर्निंग करने लगती हैं तो वो प्रयास करती हैं कि उनके सामने दो समस्याएं रहती हैं। पहली चीज़ तो ये कि अपने मायके के पक्ष की कमजोरी की वजह से उनको नौकरी करनी पड़ती है, या फिर जब वो स्वयं अर्निंग करने लगती हैं तो उनकी सोच अलग हो जाती है। वो अपने पैसे को न तो अपने मायके के ऊपर खर्च करना चाहते हैं, ना अपने ससुराल पक्ष के ऊपर खर्च करना चाहती। तो उस स्थिति में परिवार में हमेशा एक विषमता की स्थिति बन जाती है और वही आगे चल के लड़की के लिए भी तकलीफ होती है और उसके ससुराल वालों के लिए भी तकलीफ होती है। क्वेश्चन ये है कि सर आपके पास बहुत सारे केसेस आए होंगे अभी तक का, तो आपके हिसाब से लाइक कितने परसेंटेज ऑफ केसेस में किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट, जैसे या तो कोई फैमिली या कोई फ्रेंड की वजह से दो पति पत्नी के बीच के रिश्ते खराब होते हैं? सबसे जरूरी पहलू ये है कि जो लड़के के साथ शादी हो रही है वो क्या शारीरिक रूप से सक्षम है या नहीं। इस पर कोई ना तो मेडिकल होता है ना चर्चा होती। अक्सर ये होता है कि उन लड़कों की शादी होती है जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और अपनी पत्नी के लिए वो नकारा साबित होते हैं। उस स्थिति में वो लड़कियां, चूंकि वो हॉस्टल में रहती हैं, बाहर रहती हैं और पढ़ी लिखी हैं, उसके अलावा वीडियो, मोबाइल, हर चीज़ पर तमाम तरीके के सेक्स एजुकेशन और सब अवेलेबल है, इसलिए वो लड़कियां उन लड़कों से संतुष्ट नहीं होती और उस परिणाम ये होता है वो तीसरे की तरफ निगाह उठाने लगती और वो स्थिति न तो लड़के को स्वीकार होती है और न ही उसके परिवार को स्वीकार होती। उस स्थिति में विवाद बढ़ते हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं करता और वो विवाद होते हैं कि आज सब्जी में नमक ज़्यादा है, आज आलू की सब्जी क्यों बनाई, आज ये क्यों किया। मुख्य विवाद होता है वो लड़कियां संतुष्ट नहीं होती और लड़के उनको किसी भी तरीके से न तो शारीरिक रूप से और न ही आर्थिक रूप से संतुष्ट कर पाते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि उन शादी के पहले माँ बाप ये देखें कि साहब ये लड़के जिससे हम शादी कर रहे हैं ये हमारी लड़की के लिए सुयोग्य है या नहीं। अगर इस पर लोग चर्चा करें खुलकर तो तमाम मैट्रिमोनियल मैटर्स जो है वो खत्म हो जाएंगे अपने आप। सर एक मेरा डाउट था कि क्या जो बदलता समय आधुनिक युग आ रहा है इसमें जो फैमिली मैटर्स हैं इनसे जो रिलेटेड लॉज हैं उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन की जरूरत है?
मेरा ऐसा मानना है कि जो नए कानून बने हैं, यह सामाजिक परिवेश जो हमारा हिंदुस्तान सनातनी परिवेश है उसको ध्वस्त कर रहा है। ये जो नए कानून बने हैं इसमें एक तो शादी देर से होती है, 28 साल, 30 साल, 32 साल की उम्र में शादी होती है, और 6 महीने बाद 90% मामले ऐसे होते हैं जिसमें लड़कियां सेक्स के प्रति संतुष्ट नहीं होती और घर में झगड़ा शुरू होता है। उसके बाद मैटर मैट्रिमोनियल मैटर तक जाता है और 10 साल तक यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चलता है। लड़की 40 की हो जाती है, लड़का 42 का हो जाता है। ना उनके लिए फिर लड़की बचती है, ना उनके लिए लड़का बचता है, और उनके दोनों के जीवन नर्क हो जाता है एकदम। क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो बहुत काम का है कि छोटे घरों में छोटे विवाद हो जाते हैं, जैसे चाय में चीनी क्यों ज्यादा डाल दी, आज मेरे को ये खाना था, आज ये नहीं बन पा रहे, मेरे कपड़े नहीं प्रेस हुए। ऐसी चीजों पर तो सिर्फ मुस्कुराहट के सिवा कुछ नहीं करना चाहिए अगर ऐसे विवाद होते हैं। अच्छा, चाय में चीनी ज्यादा हो गई है, दोबारा बना देते हैं। अगर आप ऐसा कह देंगे तो क्या डिस्प्यूट कहीं बचेगा? अच्छा, कपड़े नहीं धुले, अरे गलती होगी, एक काम करते हैं अभी धुल देते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती हैं। ये तो रही छोटे घरों की लड़ाइयां। अब बात आते हैं बड़े घरों में, जहां बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो मुझे नाइट आउट कराने नहीं ले गए, तो मुझे थाईलैंड की ट्रिप कराने नहीं ले गए, इसी बात पे बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। कुछ घरों में तो इवन वेपन्स तक होते हैं। पत्नी खुद सुसाइड करे ले रही है पति के वेपन से, पति कह रहा है कि नहीं हम 12वीं मंजिल से कूदे चले जा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आज के आधुनिक युग में जो डिजिटलाइजेशन हमारे मस्तिष्कों में भरा हुआ है, हम ईश्वर को नहीं याद करते हैं, पूजा नहीं करते हैं घरों में, बाकी चीजों में एंगेज हो जाते हैं। तो ये सभी चीजें अगर हैं तो इन सभी का एक ही मात्र उपाय है, बैठे बात करें, विवाद को इतना ना बढ़ाएं। हाँ, अगर विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व आउट हो रही हैं, तो लीगल सेपरेशन फाइल करें। लीगल सेपरेशन में आप पति पत्नी रहेंगे, तलाक तक बात ना पहुंचने दें, कुछ दिन अलग रहकर देखें। जैसे पहले जमाने में होता था, कुछ प्रॉब्लम्स होती थी छोटी मोटी, मायके चली गई पत्नी 3 महीने, वापस जब आएगी तो एक फ्रेश माइंड से आएगी। उसी प्रकार से अगर पति पत्नी के बीच में आज के आधुनिक युग में, मान लीजिए शहर से बहुत बाहर रहते हैं, आउटिंग पे जाइए, कुछ दिन 3 दिन छुट्टी मिलाइए। सो इस तरह से चीजें ऑफ कोर्स मैनेज हो सकती हैं। लड़ाई झगड़ा कोई विकल्प नहीं है। अक्सर बच्चे एक गलत रास्ते पर चले जाते हैं अगर माँ बाप लड़ रहे होते हैं। टीवियों में, टेलीविजन और मूवीज में आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जो एक्चुअली हमारे रिश्ते के लिए बेहतर नहीं है। शक पैदा हो जाता है कुछ हद तक मूवीज के कारण। सो शक, लड़ाई झगड़ा, ईगो, ऐंठ, अकड़, ये इस रिश्ते के लिए नहीं बना है। ये सब दुश्मनों के साथ किया जाता है, जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं आपने। जब शादी होती है तो लड़का अच्छी तरह से तैयार होता है, लड़की भी तैयार होती है। दोनों लोगों को ये माना जाता है कि जिस दिन लड़का और लड़की की शादी हो रही होती है, वर और वधू को उनको स्टेज में ऊपर बैठाया जाता है। ये माना जाता है कि ईश्वर लड़के और लड़की के रूप में भगवान राम या सीता की तरह उन्हें बैठाया जाता है और उनको एक वेल रिस्पेक्ट दी जाती है। उस रिश्ते को एक्चुअली रिस्पेक्ट दी जाती है, ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन को। सो रिश्ते में रिस्पेक्ट पैदा करें। अगर प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन ढूंढें। कलम प्यार से भी लिख सकती है और कलम तीखा भी लिख सकती है। तो अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो ऑफ कोर्स एक छोटी सी चिट पति के टिफिन में दे दीजिए। अगर आप घर आ रहे हैं, कुछ विवाद हुआ है, एक फ्लावर लेके आ जाइए पत्नी के लिए। सो आई होप इन छोटी छोटी चीजों से हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो आई होप प्यार से रहें और ऑफ कोर्स जिंदगी एक अच्छे रास्ते में ले जाएं। यही है अल्टीमेट मोटिव ऑफ मैरिज। शादी का मतलब सुख, ना कि दुख। दुख है भी तो मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ रहेगा। तो छोटे घरों की छोटी प्रॉब्लम्स का भी मैंने सॉल्यूशन बताया और बड़ी घर के बड़ी प्रॉब्लम्स का भी मैंने सॉल्यूशन बताया। फैसला आपका है कि आप इन सॉल्यूशंस पर जाते हैं या आप कोई अपना अलग ही सॉल्यूशन निकालते हैं।